आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है। इसका यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 को पढ़ें। और आपको मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में टोटल यूनिट 4 ही है, तो इस वीडियो के बाद आपका जो सोशल साइंस का सिलेबस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने वीडियो को। और जो यूनिट 4 है उसका नाम है आपका क्लासरूम प्रोसेसेस एंड इवोल्यूशन इन सोशल साइंस। तो इसमें जितने भी टॉपिक रहेंगे आपके एक एक करके हम उसे क्लियर कर लेंगे। और सबसे पहले टॉपिक को अगर हम देखें तो ये पूछते हैं कि क्लासरूम जो प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर हमें पढ़ना है डिस्कवरी मैथड, डिस्कशन मैथड, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसे CAI कहते हैं, और एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, ई ट्यूटरिंग क्या होती है, सर्वे मैथड पढ़ेंगे, फील्ड विजिट्स के बारे में कॉन्सेप्ट मैपिंग देखेंगे, और स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ये जितने भी क्लासरूम प्रोसेसेस होते हैं इन चीज़ों को हम नीचे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम ये जो प्रक्रिया है, क्लासरूम प्रोसेस है, उसका खोज विधि क्या होता है, डिस्कवरी मेथड क्या होता है, उसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये छात्र केंद्रित विधि के रूप में काम करता है। इसमें जो बच्चे हैं उन पर फोकस किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षण वातावरण प्रदान किया जाता है। छात्रों को अन्वेषण और पूछताछ द्वारा सक्रिय बनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ बच्चों को स्वप्रेरित बालकों को उपयुक्त जो है चीज़ें प्रदान की जाती हैं। समस्या समाधान का जो कौशल है उसका विकास भी खोज विधि के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली यहाँ पर बच्चा जो होता है इन्वॉल्व होता है प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा चर्चा विधि, जिसे डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। ये तार्किकता पर आधारित होता है, लॉजिकली यहाँ पर बात की जाती है। बालक जो होते हैं वो इसमें एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसमें वाद विवाद और शिक्षा का जो ढंग होता है वो लोकतांत्रिक होता है, जहाँ पर सबको इक्वालिटी होती है, फ्रीडम होती है। सामूहिक वातावरण का निर्माण किया जाता है, क्योंकि डिस्कशन करना है तो वहाँ पर ग्रुप्स या टीम्स बनाना भी ज़रूरी होता है, और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। एक बच्चा टीचर आपस में जो भी उनके विचार हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में शेयर करते हैं और एक बेटर ऑप्शन की तलाश करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा में कंप्यूटर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे शैक्षिक टेलीविजन प्रसारण जो कि किया जाता है। आपने कई देखे भी होंगे, जैसे दीक्षा नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन टीवी के जरिए जो है शिक्षा प्रदान करता है। इसमें दूरस्थ शिक्षा के लिए ये सर्वोत्तम उपकरण है। जो भी बच्चे घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। इसमें वृद्ध और वयस्क लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे स्वयं प्रभा, ई विद्या, डिजिटल इंडिया चैनल, ये जो चैनल्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। और ये समय के सदुपयोग को बढ़ावा देता है कि अगर घर पे बैठा व्यक्ति खाली बैठा है तो वो इसके ज़रिए अपने टाइम को अच्छी जगह पर लगा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है ई ट्यूटरिंग का। यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षण की बात हो रही है, जो कि कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने भी यूज़ करी थी। ई लर्निंग के लिए यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, पॉडकास्टिंग इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे एक साथ कई छात्रों को शिक्षण देने की व्यवस्था होती है, तो ये पॉसिबल हो जाता है। इसमें स्व अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। यदि कोई बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है तो ई ट्यूटरिंग उसके लिए बेस्ट है। समय की पाबंदी भी यहाँ पर सुलभता होती है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट करके क्लासेस को मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वे मेथड यानी सर्वेक्षण विधि। इसके अंदर जो होता है अनुसंधान द्वारा जानकारी एकत्रित की जाती है, कलेक्ट किया जाता है। ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये बालक केंद्रित विधि मानी जाती है। इसमें विभिन्न प्रश्नों का समेटन किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इंटरव्यू, साक्षात्कार और ऑब्जर्वेशन यानी आकलन, ये दो अवलोकन ये दोनों चीज़ें आपकी सर्वे मेथड के अंदर ही आएंगी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे विजिट फील्ड की, जिसे हिंदी में क्षेत्र भ्रमण कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान में जैसे इतिहास जैसा विषय है उसके लिए ये बेस्ट विधि मानी जाती है, क्योंकि आप बच्चों को ऐतिहासिक स्मारकों को घुमाने ले जा सकते हो। यहाँ पे वास्तविक ज्ञान का संकलन होता है, क्योंकि लाइफ में बच्चे लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को सामने से देखते हैं। यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उन्हें ज्ञान की दैनिक जीवन से जोड़ पाते हैं बच्चे, और जीवन पर्यंत ज्ञान संग्रह रहता है। वो लाइफ टाइम याद रखते हैं उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने इसे रटा नहीं है बल्कि जिया है। एक तरफ से कह सकते हैं कि उनकी लाइफ का वो पार्ट बन चुका है। यहाँ पे तथ्यों की स्पष्टता के लिए भी क्षेत्र भ्रमण जो है वो बहुत ज़रूरी मेथड माना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है अवधारणा मानचित्रण। इसमें क्या करते हैं, विषयों से संबंधित ज्ञान का प्रसार करने के लिए ये अवधारणा मानचित्रण का इस्तेमाल होता है। इसमें विभिन्न विचारों और जानकारी के टुकड़ों के बीच संबंध को दिखाने के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि आपने देखा होगा कि पाई चार्ट्स बने होते हैं, तो इस तरीके से मैपिंग की जाती है। फ्लो चार्ट बादल बनाकर टॉपिक्स को क्लियर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अतिरिक्त संदर्भ के साथ अधिक विजुअलाइजेशन हो पाता है, बच्चे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बच्चों को बताना है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है, वो 3 टाइप की होती है, तो पहले आप इकोनॉमिक्स एक्टिविटी लिख दो, फिर नीचे 3 उसमें से शाखाएं निकाल दो, फिर वहाँ पे 3 बादल बनाकर उन तीनों के नाम लिखो। तो इस तरीके से मैपिंग करने से ना बच्चों को ज़्यादा चीज़ें विजुअलाइज होती हैं। इसमें मुख्य विचार और कई उप विषय अवधारणा से संबंधित होते हैं, और विचारों को शाखाओं के रूप में यहाँ पर शो किया जाता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग मेथड की बात करेंगे, जिसे कहानी सुनाना कहते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं के लिए ये रुचिपूर्ण हो सकता है। बालकों की रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाता है ये मेथड। व्यक्ति में उत्प्रेरणा को बढ़ाता है और अभिप्रेरणा में भी वृद्धि करता है, मोटिवेट करता है। और स्थायित्व ज्ञान का प्रसार भी इसी मेथड के थ्रू किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, उसका क्या अर्थ है और क्या उसकी महत्वता है और वो किस टाइप की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थों में बात करें तो मूल्यांकन का मतलब अंकन ही होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है। इसके अंदर मापन और मूल्यांकन दोनों ही एक ही अंग माने जाते हैं। यह सतत और व्यापक 2 तरह का हो सकता है, मतलब कक्षा के दौरान भी और एट द एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है। ये दोनों चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब टाइप पढ़ेंगे तब। ये जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को देखता है कि बच्चे को जो चीज़ सिखाई जा रही है वो किस हद तक उसे सीख पा रहा है। इसमें विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन को लाना शामिल होता है, कि जो भी परिवर्तन हम लाना चाहते हैं बच्चे के अंदर वो आए। चलिए बात करेंगे डेफिनेशन की। तो छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे गेज की है। इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है, इसी का विस्तार निहित होता है, कि बच्चों में वो चेंजेस लाने हैं जो समाज के लिए ज़रूरी हैं बेसिकली। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। अब बात करेंगे कि इवैल्यूएशन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पॉर्टेंस क्या है। तो भाई ज़रूरी इसलिए है कि ये छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ये अर्जित ज्ञान की जांच करता है कि किस हद तक बच्चे ने चीज़ों को सीखा है। वहीं वृद्धि और विकास में आए जो अवरोध हैं उन्हें भी हम जान पाते हैं कि अगर नहीं सीख पा रहा बच्चा तो प्रॉब्लम बीच में क्या आ रही है। छात्रों की समस्याओं का पता लगाता है और उचित निदान भी ये हमें बताता है। आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरित करने के लिए हमें बताता है कि बच्चों को कब, कहाँ पर, किस तरीके से मोटिवेट हमें करना है। नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया भी था आपको। एक होता है सतत और एक होता है व्यापक। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है लगातार, यानी कि साल भर क्लास के अंदर जो भी बच्चों का ज्ञान का मूल्यांकन होता है उसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। बात करेंगे व्यापक मूल्यांकन की। इसमें ना केवल विषय बल्कि सहपाठ्य गतिविधियां भी होती हैं, उसे भी शामिल कर लेते हैं। जैसे डांसिंग हो गया, रेसिंग हो गया, प्ले एक्टिविटीज हो गई। तो सारी चीज़ों में बच्चा किस तरीके से प्ले कर रहा है या किस तरीके से उसका प्रदर्शन है, उसका इवैल्यूएशन करना शामिल होता है। इसके अलावा 2 और मूल्यांकन होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है रचनात्मक और एक योगात्मक। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, वो किसी भी प्रोग्राम के डिजाइन और कार्यान्वयन चयन के दौरान इस मूल्यांकन को किया जाता है। जबकि जो योगात्मक मूल्यांकन है ये जो है कार्यक्रम पूरा होने के बाद होता है और ये समग्र प्रभाव और प्रभावशीलता को मापता है। तो
तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि रचनात्मक जो है वो कंटिन्यू चलता है, तरीके से सतत की तरह है, और जो योगात्मक है वो व्यापक मूल्यांकन की तरह है, जो कि काम पूरा हो जाने के बाद किया जाता है। वैसे व्यापक का थोड़ा अलग ही अर्थ है, यहाँ पे योगात्मक में आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय खत्म होने के बाद जो इवैल्यूएशन होता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन की मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और प्रोसेस क्या है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दी हैं, फिर भी अभी हम थोड़ा और डीपली देखते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सतत मूल्यांकन लगातार होने वाला मूल्यांकन है, तो ये छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान ही होता है। इसमें सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, अधिगम कठिनाइयों की को कम करने के लिए इसमें काम किया जा सकता है, बच्चों के व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए इसका यूज करते हैं, और वांछनीय परिवर्तनों के लिए उचित विधियां कौन सी होंगी ये भी हमें बताने में सतत मूल्यांकन ही काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो इसमें बच्चे के समस्त गुणों के विकास पर आधारित होता है, क्योंकि ये बच्चों की हर एक तरफ से जो चीज़ें होती हैं सबका इवैल्यूएशन करता है कि बच्चा क्लास में बैठता कैसा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, वो रीडिंग कैसे करता है, उसके टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन में कितना पार्टिसिपेट करता है। चहुँ दिशा कहते हैं ना हम, जो उसका ओवरऑल जो देखा जाता है वो इसके अंदर देखते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेदनात्मक पक्ष, मैंने बताया ना अभी, सारे पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी मूल्यांकन करता है। ये मूल्यांकन का एक विस्तृत रूप है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से हम ये वाला इवैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यू अप्रोचेस टू असेसमेंट। असेसमेंट करने के न्यू अप्रोच कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग एंड क्रेडिट सिस्टम। तो ये चार चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। इसमें जो है आकलन के नए दृष्टिकोण की बात हो रही है कि बदलते समय के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन के तरीकों में भी काफी बदलाव देखे गए हैं, जिसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं, और जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन बैंक, जिसे प्रश्न बैंक कहा जाता है। क्या होता है, ये प्रश्नों का बेहतर संग्रहण होता है। इसमें प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है, जैसे छोटे, बड़े, 1 मार्क के, 2 मार्क के। इसमें पूर्व परीक्षा के आधार पर इसे निर्मित किया जाता है कि पहले किस टाइप की परीक्षाएं हुई हैं, उसी पर बेस्ड ये न्यू एग्जाम्स कंडक्ट करता है। प्रश्नों का श्रेणीकरण किया जाता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन पहले आएंगे, फिर 2 मार्क के आएंगे, फिर निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से। इसमें कम समय में अच्छी तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे ओपन बुक परीक्षा, जो कि आपने कोविड-19 के दौरान ड्यू टू काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए थे, ओबी जिसे कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि छात्र किताब को खोल कर परीक्षा देता है, और परीक्षा के दौरान पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति होती है। इसमें छात्रों के ज्ञान पर अधिक बल नहीं दिया जाता, बल्कि विषय की समझ पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की विषय और समझ कितनी ज़्यादा है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। और इससे क्या होता है कि छात्र तनाव मुक्त होते हैं, वो स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेते एग्जाम्स को लेकर। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेडिंग प्रणाली। ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है कि अंकन प्रणाली की जितनी भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली यूज की गई थी। इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि को ग्रेड के रूप में दिया जाता है। आपने भी और आपके 9th-10th के जो रिजल्ट हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम पर ही सीबीएसई ने प्रोवाइड किए थे, जिसमें ABCD-E या फिर OABCD अक्षर दिए जाते हैं, और औसत ग्रेड का अंकन समूह बताया जाता है कि अगर आपके नंबर इतने से इतने के बीच में हैं तो आपको A मिलेगा, इतने से इतने के बीच में तो B मिलेगा। ये सारी चीजें होती हैं। ग्रेडिंग प्रणाली में अधिक संख्या में छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्योंकि और ग्रुप ऑफ नंबर का सेट तैयार कर दिया जाता है, जिसके बीच में तो बच्चे नंबर ले ही आते हैं। ये अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसमें सामूहिकता की भावना जागृत होती है और समझना इसको थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिट सिस्टम के बारे में। ये छात्र निर्धारित पाठ्यक्रमों में से विषय चुनता है, और उच्च शिक्षा में ये ज़्यादा प्रभावशाली है। जैसे LTP की बात करें, जिसमें कुल क्रेडिट का अर्जन कैसे किया जा सकता है, तो लर्निंग, बिहेवियर, वर्क, 2 आवर्स पर वीक, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो तैयार की जाती हैं। इसमें छात्रों के लिए रोजगार का सृजनात्मक रूप दिया जाएगा, और ये छात्र केंद्रित प्रणाली मानी जाती है।
तो ये सारी जो प्रणालियाँ थी न्यू टाइम में जो यूज़ की जा रही है असिस्ट करने के लिए बच्चों को, वो थी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कॉन्सेप्ट एंड स्टेप, कि जो भी ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं और इसको बनाने के लिए स्टेप्स कौन से होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है उपलब्धि परीक्षण, हिंदी में कहते हैं इसको। तो ब्लम और वेलेंस्की ने इसकी डेफिनेशन दी और कहा है कि उपलब्धि परीक्षण किसी भी व्यवसाय या विद्यालय विषयों में अर्जित कुशलताओं या ज्ञान को मापता है। मापने के लिए एक तरीके से उपलब्धि परीक्षण किया जाता है बच्चों का। इसमें क्या होता है, वर्तमान प्रगति का चलता कैसे चल रहा है, अर्जित ज्ञान का मापन, विषय भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण हो सकता है, ज्ञान की सीमा का मापन, उपलब्धि का निर्धारण कि कहाँ तक बच्चा पहुँचा है, ये चीज़ें होती हैं। बात करेंगे इसके प्रकार की, तो इसमें प्रमापित परीक्षण हो सकता है, शिक्षक द्वारा ये बनाया जा सकता है, इसे मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ कैसे भी प्रश्नों को इसमें डाला जा सकता है। अब बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण के चरण, किस तरीके से जो अचीवमेंट टेस्ट है उसको तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है परीक्षण की तैयारी या चयन। तो विषय बालकों के अनुसार परीक्षण के प्रकार और प्रश्नों का चयन किया जाएगा। सेकंड जो स्टेप है वो है परीक्षार्थियों को परीक्षण का प्रशासन, यानी परीक्षण संबंधी जो भी निर्देश हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे। थर्ड स्टेप होता है उत्तरों की स्टोरिंग करना। तो बालकों द्वारा दिए गए जो भी उत्तर हैं उसकी फिर आप स्टोरिंग करो, आकलन करो। एंड देन लास्ट स्टेप होता है परिणामी अंक। तो मूल्यांकन के पश्चात परिणामों की घोषणा किया जाना, यही उपलब्धि परीक्षण का आखिरी या कह लीजिए कि अंतिम स्टेप होता है, जिसके बाद आपका परीक्षण एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका यूनिट 4 और लास्ट यूनिट था सोशल स्टडीज का। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, हम कर रहे हैं बीएड और कोर्स यहाँ पर ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में, और ये पूरा टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। हम मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाए आपको कराने के लिए। बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें और आगे बढ़ें।